गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं 3D के बेसिक और प्लेन के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है 18 जून को एग्जाम है, तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं और मेरी टीम जिसे लीड कर रहे हैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, हमने ये मटेरियल तैयार किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 3D बेसिक के बारे में। तो 3D क्या होता है? जैसे हम लोगों ने 2D पढ़ा है कि हमें यदि किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करना है 2D में, तो हमें इसके दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, एक्स और वाई। यानी कि हम एक पॉइंट की पोजीशन बताते हैं कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो बस उसी तरह से 3D में हमारे पास ये दो एक्सिस एक्स और वाई के साथ एक और एक्सिस जेड एक्सिस आ जाती है, और किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमें एक्स वाई और के साथ एक और नए कोऑर्डिनेट की जरूरत क्या पड़ती है, जेड की। तो 3D क्या हो गया? हमारे पास ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हमारे पास किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत है। जैसे मैं 2D की बात करूं तो इस प्लेन की बात कर रहे हैं हम। इस प्लेन में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसके दो कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स और वाई। लेकिन अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने एक और एक्सिस खींच दी, तो अब यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ इस जगह, तो इस पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, एक्स वाई और जेड। तो ये हमारे पास 3D है। ठीक है, अब 3D में हमने सबसे पहले बात की 3D क्या होती है। अब हम बात करते हैं 3D में किसी पॉइंट के जो हम कोऑर्डिनेट लेते हैं वो क्या लेते हैं। अगर मैं एक पॉइंट P ले रही हूं जो कि स्पेस में ले रही हूं, ना किसी एक्सिस पे है ना किसी प्लेन पर है, मैंने एक पॉइंट अगर एक्सिस किसमें स्पेस में लिया, तो वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड होंगे। अब अगर मैं यही पॉइंट एक्स एक्सिस पर ले लूं, इस P पॉइंट को मैंने किस में ले लिया, एक्स एक्सिस पर, तो यानी कि इस एक्स एक्सिस पर इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सिर्फ x वाली आएगी, y की 0 होगी और z की 0 होगी। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P एट x एक्सिस विल बी x 0 एंड 0। सिमिलरली एट y 0 y, 0 एंड एट z 0, 0, z। तो यदि हमें कोई भी पॉइंट लेना है एक्सिस पर तो उसके कोऑर्डिनेट ये होते हैं। अब हम बात करें अगर हम इन्हीं पॉइंट को प्लेन पर लें, जैसे ये y एक्सिस और x एक्सिस से मिलके बनने वाला प्लेन कौन सा हो गया, एक्स वाई प्लेन। तो इस एक्स वाई प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन जेड वाला क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं बात करूं एक्स जेड प्लेन की, एक्स जेड प्लेन की, तो सिमिलरली एक्स में क्या हो जाएगा एक्स, वाई वाला क्या हो जाएगा 0 और जेड वाला क्या हो जाएगा जेड। तो हमने बात की किसकी, एक पॉइंट की जो अगर स्पेस में हो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर वो एक्सिस पे हो तो क्या होंगे, और अगर वो प्लेन पर हो तो क्या होंगे। हमने ऐसी बात क्यों की, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उनमें हमें कई बार पूछा जाएगा कि आपको एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर, उसकी इससे दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें अगर कोई पॉइंट लेना है एक्सिस पर या प्लेन पर तो कैसे लेना है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं हम, जो कि है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? देखिए, हम बात कर रहे हैं 3D की। 3D में हमने एक लाइन ली, ठीक है। अब वो लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है। मतलब एक्स के साथ कोई एंगल बना रही है, वाई के साथ कोई डिफरेंट एंगल बना रही है और जेड के साथ कोई डिफरेंट एंगल बना रही है। मीन दिस लाइन मेकिंग एन एंगल विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये जो एंगल है इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल। यानी कि यदि मेरे पास एक लाइन ली मैंने OP, अब ये OP लाइन जो भी एंगल बना रही है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, माना दैट इज अल्फा। अगर वो वाई एक्सिस के साथ बना रही है बीटा, और अगर गामा के साथ जेड के साथ बना रही है तो गामा। तो दीज एंगल अल्फा बीटा गामा आर नोन एज डायरेक्शन एंगल्स। इन्हें हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन एंगल। और इफ वी टेक कोसाइन वैल्यूज ऑफ दीज एंगल, अगर हमने इनकी कोसाइन वैल्यू ले ली, मींस अल्फा की कोसाइन वैल्यू, बीटा की कोसाइन वैल्यू और गामा की कोसाइन वैल्यू, देन दे आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। इन्हें हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए, हमारे पास एक लाइन है जो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाती है उनकी कॉस वाली वैल्यू। अच्छा, इन्हें सिंपलिटी से डिनोट करते हैं, एल से, एम से और एन से। इन्हें हम किसे डिनोट कर रहे हैं, एल एम एन। तो हमारे पास यदि कोई पॉइंट है P और ये OP एक लाइन बन गई, और इसके हम यूजुअली कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, एक्स वाई और जेड। तो ये पॉइंट जो एक्स वाई जेड हमने लिए हैं, इन्हें एक्स वाई जेड भी कह सकते हैं हम, और डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो देखते हैं। जैसे मैंने बताया ये एक्स एक्सिस है,
मैंने क्या कहा, ये ओपी लाइन एक्स एक्सिस का कौन सा एंगल बना रही है, अल्फा, और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, एक्स होती है। हमने पढ़ रखा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि अगर पी पॉइंट एक्स वाई जेड है तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है, एक्स, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज वाई एंड फ्रॉम जेड एक्सिस इज जेड। तो मेरे पास ये डिस्टेंस क्या हो गई, एक्स, ये एंगल अल्फा की हो गया कि मैंने बताया कि कोई लाइन है दैट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, तो मैंने ये एंगल ले लिया। अब अगर हम यहां से cos अल्फा निकालना चाहें तो x अपॉन r। अब r क्या है, जब भी हम 3D पढ़ेंगे और 3D में कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r। ये हमने वेक्टर नहीं पढ़ा था कि 3D में कोई भी पॉइंट p अगर हम लेते हैं और उसका पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो दैट इज r वेक्टर। और अगर हम OP की लेंथ की बात करेंगे तो हम ये डिस्टेंस निकालेंगे O और P के बीच की। तो cos अल्फा इज व्हाट, x अपॉन r। दिस इंप्लाइज x is equal to r cos alpha and cos alpha is what, L. So we are substituting the value of cos alpha. So x is equals to RL. Similarly y is equals to MR and z is equals to NR. तो हमारे पास कोई पॉइंट जो P है उसे हम क्या लिख सकते हैं, LR, MR और NR। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 3D में कोई पॉइंट है, उसकी पोजीशन अगर वो एक्सिस पे है तो क्या उसके कोऑर्डिनेट होंगे। फिर हमने देखा डायरेक्शन कोसाइन क्या है, कोई भी लाइन जो एक्स वाई जेड के साथ एंगल अल्फा बीटा गामा बना रही है उसका कोसाइन वैल्यू। डायरेक्शन कोसाइन लेने के बाद हमने बताया उसको एलिमेंट से डिनोट करते हैं। और अब एलिमेंट के टर्म में किसी भी पॉइंट के हम अगर कोऑर्डिनेट लेते हैं तो क्या लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमें पी की वैल्यू एक्स वाई जेड लेनी है या पी की वैल्यू एल आर एम आर और एन आर लेनी है। अगर हमें वहां पे डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो हम इन्हें लेके क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो ये एल आर एम आर और एन आर कैसे आए आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशो की। अच्छा, डायरेक्शन रेशो के पहले आने की बात करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन और रेशो में डिफरेंस कैसे पता चलता है। देखिए, जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उसके लिए हमने पहली प्रॉपर्टी क्या बताई कि अल्फा बीटा गामा एंगल होना चाहिए, उसकी कॉस वैल्यू लेनी है और ये अल्फा बीटा गामा एंगल हमारे पास लाइन के एक्स वाई जेड एक्सिस से होने चाहिए। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने ये जो अल्फा बीटा गामा लिए हैं ये पी पॉइंट के ओ, ये एक्स और ये वाई जेड, ये हो गया आर वेक्टर, ये हो गया अल्फा एंगल, ये हो गया हमारी एक्स लेंथ, ठीक है। मैंने कहा कि जो डायरेक्शन कोसाइन है उनकी एक प्रॉपर्टी होती है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यानी कि ये जो अल्फा बीटा गामा हमने एंगल लिए हैं इनकी जो कोसाइन वैल्यू ली है, अगर इनका जैसे एल को मैंने क्या कहा था कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको कहा था कॉस स्क्वायर बीटा और इसको कहा था कॉस स्क्वायर गामा, अगर इनका सम 1 आ रहा है तभी इन्हें हम डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। मींस if the sum of L square plus N square plus N square is equals to 1 then it is डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो ये हमें कैसे प्रूफ करना है, इसका छोटा सा प्रूफ बता देती हूँ मैं आपको। देखो, अगर हम देखें यहां से OP की बात करें तो OP क्या है मेरे पास, R वेक्टर है। अगर मैं बोलूं OP की लेंथ लेंगे अगर हम तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर, मैंने क्या किया दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगी एक्स वाई जेड की, जैसे कि वैल्यू मैंने बताई थी, एक्स क्या था एल आर, वाई था एम आर और जेड था एन आर। मैंने क्या कहा, आपको 3D में पॉइंट टू पॉइंट चलना है और जो जो टॉपिक में हम जो जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उन्हें लर्न करके चलना है कि हाँ इसमें ये टॉपिक होता है, इसमें ये टॉपिक होता है। जैसे मैंने कहा हम कोई कोऑर्डिनेट लेंगे P तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई जेड होंगे, या फिर हम कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं, एल आर एम आर और एन आर। अब हमें जो भी हमारी कंडीशन में जरूरत है उसे वैसे अप्लाई करेंगे। तो एक्स की जगह मैंने क्या रखा, एल आर, वाई की जगह एम आर और जेड की जगह एन आर, टेकिंग आर स्क्वायर कॉमन। So n square plus m square
प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक छोटा सा प्रूफ है, वैसे तो नहीं पूछा जाता है, बस जनरली क्योंकि बहुत छोटा सा इसलिए मैंने करवा दिया कि हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। किसके लिए? डायरेक्शन कोसाइन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा विल बी नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये बहुत छोटा सा था। अब हम आते हैं डायरेक्शन रेशो पे। तो जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे डायरेक्शन कोसाइन में तो एक पर्टिकुलर लाइन है कि कोई लाइन है दैट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। लेकिन डायरेक्शन रेशियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन रेशियो में हम कहते हैं 3 नंबर। क्यों 3 नंबर क्यों लिए? क्योंकि हम डायरेक्शन कोसाइन में 3 ले रहे हैं, एल एम एन, तो हमने 3 नंबर लिए, ए बी और सी। अगर ये ए बी सी एल एम एन के प्रोपोर्शनल हैं, मींस 3 numbers that are proportional to L, M, N, then they are known as direction ratio. Means if L is to M is to N is equals to A is to B is to C, and these number A, B, C will be known as direction ratio. इन्हें हम डायरेक्शन रेशो कहेंगे। अब कैसे इनका काम में लेते हैं? हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, हमें कई बार डायरेक्शन रेशो दे देता है और डायरेक्शन कोसाइन पूछता है, डायरेक्शन कोसाइन देके डायरेक्शन रेशो पूछ लेता है। तो देखो अगर मुझे एलिमेंट गिवन है तब तो मुझे डायरेक्शन रेशो निकालना बिल्कुल सिंपल है। मैंने क्या कहा, एल एम एन के जो भी प्रोपोर्शनल वैल्यूज होती हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? डायरेक्शन रेशो। सपोज मेरे पास एल है 1/√3 और 1/3, एम है 2/3 और एन है माइनस का 2/3। अब अगर मैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चेक करूं तो 1/9, 4/9 एंड 4/9 दैट इज 9/9 इक्वल टू 1। यानी कि मैंने जो एलिमेंट लिए हैं ये डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं, नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनके एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या बैठ रहा है? 1 बैठ रहा है। उसकी जगह अगर मैं 1 कर देती तो थोड़ी दिक्कत हो जाती, तो मैंने डायरेक्शन कोसाइन ले लिए। अब मेरे पास एल एम एन की वैल्यू है और मैं पूछूं डायरेक्शन रेशियो बताइए, तो मैंने क्या कहा, एनी 3 नंबर दे आर प्रोपोर्शनल टू एल एम एन। यानी कि अगर मैं ए की बात करूं, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से, तो 4/3। एम की बात करूं 8/3 और एन की बात करूं -8/3। दिस इज व्हाट एबीसी डायरेक्शन रेशियो। अगर मैं बात करूं कि मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, मींस a इज इक्वल टू λ/3, b इज इक्वल टू 2 λ/3 एंड c इज इक्वल टू -2 λ/3। मींस हमें अगर डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं तो रेशियो निकालना वेरी सिंपल, किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि डायरेक्शन रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो दे रखा है और बोल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा यदि मुझे डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं और कहता है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो हम क्या करेंगे? क्यों हम इतना सोच रहे हैं? क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन के लिए कंडीशन है कि उनका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो मेरे पास सपोज ए इज गिवन 1/3, बी इज गिवन 2/3 एंड सी इज गिवन 0 और सपोज -1/3। तो मैंने क्या किया, मुझे अगर एल चाहिए तो मैंने फॉर्मूला बनाया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस माइनस। अब इस फॉर्मूले के थ्रू मैं एल निकालूंगी, इस फॉर्मूले के थ्रू मैं एम निकालूंगी। इन फॉर्मूले की जो डेरिवेशंस है वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर हम सबको निकालेंगे तो हम जो सिलेबस कंप्लीट करना चाह रहे हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अभी हमारा मोटिव क्या है? 18 जून एग्जाम को ध्यान में रखना। ठीक है, तो एल एम और एन की हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब सिंपल है, हमारे पास जो भी एबीसी की वैल्यू दे रखी है उसे हम यहाँ पुट करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारा एल एम एन आ रहेगा। अच्छा, एक चीज और, आपने जो एल एम और एन निकाल लिया है वो सही निकला है या गलत, कैसे चेक करेंगे? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। और अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है तो रेशियो कैसे निकालना है, रेशियो दे रखा है तो कोसाइन कैसे निकालना है। एग्जाम में आपको कोसाइन भी दे रखा है तो रेशियो आ जाएगा, रेशियो दे रखा है कोसाइन आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर मुझे स्पेस में 2 पॉइंट दे दिए, तो पॉइंट 2 दे दिए तो इनके कोऑर्डिनेट पे x1 y1 z1 x2 y2 और z2 मानने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर ये मेरे को पॉइंट 2 दे दिए हैं और अब ये बोलता है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए,
या इसका डायरेक्शन रेशो निकालिए। हम डायरेक्शन कोसाइन और रेशो वाले टॉपिक पे चल रहे हैं, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मुझे 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उनका जो डायरेक्शन रेशो है, डायरेक्शन रेशो ए होगा x2 माइनस x1, बी होगा y2 माइनस y1 और सी होगा z2 माइनस z1। ये आपको याद रखना है कि अगर आपको 2 पॉइंट दे दिए हैं तो उनका डायरेक्शन रेशो हम कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। अब आपके पास अगर रेशो आ गया है तो डायरेक्शन कोसाइन तो आप इजीली निकाल ही सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके पहले एक चीज देखिए, अगर मैं आपको कहूं PQ डिस्टेंस निकालिए, मैंने कहा PQ डिस्टेंस निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? हमने 2D में पढ़ा है, 2 पॉइंट दे रखे उनके बीच की डिस्टेंस निकालिए। हमने 11वीं 9वीं क्लास में पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति में 2 पॉइंट उनके बीच की डिस्टेंस निकालिए। तो क्या करते हैं हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर रूट। हम 2D में फिर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पढ़ते हैं, z2 माइनस z1 नहीं पढ़ते हैं। अब 3D में क्योंकि एक एक्सिस z और आ गई है तो z2 माइनस z1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने PQ क्यों निकाला अभी समझेंगे आप। डायरेक्शन कोसाइन की बात की मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूले में L इज इक्वल टू क्या था, प्लस माइनस a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वेयर a b c आर डायरेक्शन रेशियो। अब यहाँ पे बस a b और c ये दे रखा है, सो इफ वी टॉक अबाउट L, then what is the value of L is x2 minus x1 upon x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, L की, विद प्लस माइनस। अब आप देखेंगे ये x2 minus x1 का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल आ रहा है, लेंथ ऑफ PQ, यानी कि डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो मैंने क्या किया, इस इतने लंबे को ना लिख के L इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 minus x1 अपॉन PQ डिस्टेंस लिख दी। अब सिमिलरली y2 minus y1 अपॉन PQ और n क्या हो जाएगा, z2 minus z1 अपॉन PQ। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, अगर मुझे 2 पॉइंट दे रखे हैं और उसके डायरेक्शन कोसाइन या रेशो की बात करता है तो हम इस तरह से निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आपके पास 2 पॉइंट नेट दे रखे हैं, आपको सबसे सिंपल क्या समझना है, डायरेक्शन रेशो कैसे निकालना है, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। अगर एक बार डायरेक्शन रेशो आ गया देन वी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला x2 minus x1 अपॉन रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया, अगर 2 पॉइंट दे रखी हो तो डायरेक्शन रेशो और कोसाइन कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की। थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि 18 जून बहुत पास आ गई और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। तो टीम और मेरा यही पूरा एफर्ट है कि हम आपको 18 जून तक मैथ्स की प्रिपरेशन कंप्लीट करा देंगे। प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन में जो सिंपल सा है, जैसे कोई पॉइंट है P और एक लाइन है, इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये P डैश पे मिला, तो इस परपेंडिकुलर का जो ये फुट है P डैश, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन लाइन। मींस एक बिंदु का एक रेखा पर प्रक्षेप, यानी प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन लाइन AB इज P डैश। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन खास नहीं बनता है। क्वेश्चन जो बनता है वो है, अगर मुझे एक लाइन AB दे दी जाए, ठीक है, if A and B are 2 coordinates and line AB, तो AB के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 y1 z1, B के क्या हो गए x2 y2 z2। जब तक कि क्वेश्चन में हमें कहेगा नहीं कि पॉइंट x एक्सिस पे है या xy पे है, हम पॉइंट को क्या कंसीडर करेंगे, x1 y1 और z1। ठीक है, अब इस लाइन का जब अगर मुझे प्रोजेक्शन निकालना है किस पे, लाइन PQ पर, सपोज मेरे पास एक और लाइन है PQ, इस लाइन पर अगर मुझे इसका प्रोजेक्शन निकालना है, मैंने एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया, तो ये मिला A डैश पर और ये मिला B डैश पर। देखो यहाँ एक पॉइंट था, पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक पॉइंट पर आके मिला। यहाँ एक लाइन है, लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो लाइन पर आके मिलेगी। अब थोड़ी बहुत ज्योमेट्री हमें सेट करनी पड़ेगी ताकि हम वैल्यू निकाल पाए। अब देखो ये मैंने क्या ले लिया, एंगल थीटा। एंगल थीटा क्यों लिया, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तो हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के लिए सिक्योर कर दिया है, तो हमने क्या एंगल ले लिया थीटा। अब हमारे पास है A डैश B डैश की वैल्यू निकालना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A डैश एंड B डैश। अब देखो ये A डैश B डैश इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि अगर इसको मैं C पॉइंट कह दूं
तो द वैल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए डैश बी डैश। अब यहाँ सिंपल ज्योमेट्री हम यूज में ले रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इट मीन्स ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया किसका, यदि हमारे पास एक लाइन दे रखी हो ए बी एंड वी वांट द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन अदर लाइन, देन द वैल्यू ऑफ ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा, इसका भी क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन किसका बनता है, इसी प्रोजेक्शन को जब हमें एल एम एन की फॉर्म में कैलकुलेट करना हो। जैसे आपको कह दे कि एक लाइन है ए बी और उसका दूसरी लाइन जो पी क्यू है उसके एल एम एन गिवन है, आप प्रोजेक्शन ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ये लाइन ए ली मैंने, ये बी लिया पॉइंट और इससे ये प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, ये प्रोजेक्शन ड्रॉ किया और इसे कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2, ये a डैश, ये b डैश और ये लाइन मैंने ले ली p n q। सेम डायग्राम, ठीक है। बस डिफरेंस कहां पे आ रहा है कि इस बार हम बात करेंगे एल एम एन या डायरेक्शन रेशियो की फॉर्म में। अब देखो मेरे पास ए बी जो है, ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, यानी कि इसके डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन मुझे गिवन है। तो बचा कौन, पी क्यू, क्योंकि हम क्या कहना है, इस लाइन ए बी का इस पी क्यू पर प्रोजेक्शन लेना है। तो मेरे पास दोनों के डायरेक्शन कोसाइन होने चाहिए। तो ए बी के डायरेक्शन कोसाइन तो मैं निकाल लूंगी। इसका मतलब क्वेश्चन में आपको पी क्यू यानी कि इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन गिवन होंगे, ठीक है। और अगर नहीं गिवन होंगे तो कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी जिसके थ्रू हम एल एम एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट एल एम एन बी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू लाइन पी क्यू। एंड अगर मैं बात करूं ए बी की डायरेक्शन कोसाइन की, मैं ए बी की डायरेक्शन कोसाइन की बात क्यों कर रही हूं, क्योंकि बस अगर ए बी का डायरेक्शन कोसाइन होगा तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन ए बी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन ए बी और n इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन ए बी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक लाइन ली है ए बी, उसका प्रोजेक्शन लेना है दूसरी लाइन पर। तो जो लाइन ए बी है उसका भी मेरे पास एल एम एन होना चाहिए और जो जिस लाइन पर मुझे प्रोजेक्शन लेना है उसका भी मेरे पास एल एम एन होना चाहिए। अब इन दोनों को काम में लेते हुए हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा फॉर्मूला और देख लेते हैं हम, वो काम में आएगा यहाँ पे, क्योंकि वैसे हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 y1 z1 और एक और है जिसके हो गए x2 y2 z2। तो अगर मुझे कहता है cos थीटा निकालिए, यानी कि अगर दो लाइंस के बीच में cos थीटा निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। सपोज जो फर्स्ट लाइन है उसके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो L1 M1 है और सेकेंड वाली के L2 M2 और N2 है। दो लाइन के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है और एक के L1 M1 N1 है और दूसरी के L2 M2 N2 है, तो जो cos थीटा होगा वो हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1। cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये कब है, जब हमें दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है एंड L1 M1 N1 ऑफ फर्स्ट लाइन एंड L2 M2 N2 ऑफ सेकेंड लाइन इज गिवन, ठीक है। अगर हमें दोनों लाइनों के जो A1 B1 और C1 है यानी कि डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, A2 B2 C2 गिवन है, तो हमारे पास cos थीटा क्या हो जाएगा, देन हमारे पास cos थीटा हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अगर हमें A1 B1 C1 गिवन है तो फॉर्मूला cos थीटा ऑफ दिस एंड cos थीटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 इज गिवन। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए। अब क्योंकि cos थीटा की बात कर रहे हैं, दो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, कहेंगे कंडीशन निकाल लेंगे कि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यानी कि थीटा क्या है 90 है और cos 90 क्या होता है 0, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 एंड A1 A2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। और अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, देन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 और L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई cos थीटा कैलकुलेट करने की। छोटा सा टॉपिक है और बिल्कुल इजी है, इसलिए इसमें मैंने एक स्लाइड में बॉक्स बना के बता दिया कि cos थीटा निकालना अगर L1 M1 N1 या A1 B1 C1 गिवन हो तो कैसे निकालते हैं। इसका काम हमारे पास यहाँ पे आने वाला है। मैंने क्या कहा था, A और B एक लाइन है, P और Q एक लाइन है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है देन cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 एंड प्लस N1 एंड N2। ए बी यहाँ पे थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ए बी cos थीटा इज इक्वल टू L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस N z2 माइनस z1। तो ये मेरे पास ए बी cos थीटा क्या था, a डैश b डैश, यानी किसी भी लाइन ए बी का प्रोजेक्शन ऑन लाइन पी क्यू इज L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूले में मुझे क्या क्या चाहिए, L M और N चाहिए, जो मुझे जिस लाइन में प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है उसका पता होना चाहिए, प्लस x2 x1 y2 y1 पता होना चाहिए, जो कि दो पॉइंट होंगे जिनके थ्रू वो लाइन पास हो रही है और उन दोनों पॉइंट के थ्रू जाने वाली लाइन का प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे अब हम बात करें, क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और बता देती हूँ कि अगर मेरे से पूछे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस क्या होंगे, तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन मैंने आपको क्या समझाया था कि जो लाइन है वो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस से जो भी एंगल बना रही है उसकी कोसाइन वैल्यू। तो अगर मैं बात करूं x एक्सिस की, मैंने कहा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस, अगर x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन की बात करनी है तो मुझे चाहिए cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। अब बीटा और गामा क्या होते हैं, ये होते हैं y एक्सिस से वो लाइन जो एंगल बना रही है वो, और z एक्सिस से वो लाइन जो भी एंगल बना रही है वो। तो x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रही हूं, यानी कि वो जो लाइन है वो कौन है, खुद x एक्सिस है, या वो खुद x एक्सिस है या पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी कि वो लाइन ऐसी है, वो लाइन AB है एंड AB इज पैरेलल टू x एक्सिस, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर वो लाइन AB जो है वो x एक्सिस खुद है या उसके पैरेलल है तो उसका अल्फा तो क्या हो जाएगा 0 और उसका बीटा क्या हो जाएगा 90। क्यों, क्योंकि ये जो x एक्सिस है ये y एक्सिस से क्या एंगल बनाती है 90 और गामा भी क्या हो जाएगा 90। सो x एक्सिस के लिए L M और N हमारे पास क्या बन जाएंगे 1, 0, एंड सिमिलरली फॉर y एक्सिस 0 एंड फॉर z एक्सिस 0, 0, 1। तो ये हमारे पास बात के लिए हमने किसकी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x y एंड z एक्सिस। अब एक क्वेश्चन जैसा कहे फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन OP ऑन x एक्सिस ही कह दिया हमने। तो हमारे पास ये O और ये P है, वेयर O इज ओरिजिन एंड P इज 3, 2, -1। सो अब यहाँ पे O ये दे रखा है, P दे रखा है 3, 2, -1 और मेरे से बात कर रहा है ये x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन की। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था प्रोजेक्शन का, a डैश b डैश इज इक्वल टू L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस N z2 माइनस z1, यानी कि L M N किसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे x एक्सिस के। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑन किस पे कैलकुलेट करना है मुझे x एक्सिस पे। सो n इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0। अब x2 माइनस x1 की बात करें हम तो ये रहा x2 माइनस x1 क्या है 3 माइनस 0, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0। तो 3 माइनस 0 कितना आ गया 3। मैं आगे की निकाल नहीं रही हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास m और n तो 0 है, मींस ये टर्म और ये टर्म तो कट गई, तो हमारे पास क्या आएगा
1 3 माइनस 0 दैट इज 3, यानी कि जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नया टॉपिक प्लेन पे। प्लेन क्या होता है, जैसे भी ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं प्लेन कह सकती हूं। मतलब प्लेन हमारे पास एक एक्स वाई जेड की फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। या हम कहें एक ऐसा सरफेस कि इफ वी टेक 2 पॉइंट ऑन दैट सरफेस एंड विल जॉइन देम, जैसे मैंने कहा एक 2 पॉइंट लिए मैंने, एंड इफ वी जॉइन देम देन द लाइन सेगमेंट बिटवीन AB, यानी कि जो AB है दैट विल कंप्लीटली लाइज ऑन दैट सरफेस। जिस सरफेस से मैंने दोनों पॉइंट लिए हैं उन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो रेखा है, जो लाइन है, दैट विल बी कंप्लीटली लाइज ऑन दैट सरफेस। वो पूरी की पूरी सरफेस पर अगर आ रही है तो वो क्या हो गया, हमारे पास प्लेन हो गया। ठीक है, सो प्लेन हमारे पास क्या है, एक ऐसा सरफेस है जिसमें 2 बिंदु ले, उनके ऊपर लाइन खींचे और लाइन के अंदर आ जानी चाहिए। ठीक है, प्लेन की जो हम इक्वेशन लिखते हैं वो जनरली लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमें जानी पहचानी से लग रही है क्योंकि हमने 2D में इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी है। वो क्या होती थी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। वहां पे 2 ही कोऑर्डिनेट काम में लिए हमने, x और y, क्यों, क्योंकि 2D था। अब हम 3D में काम में ले रहे हैं तो लाइन की जगह क्या बन गया है, वो प्लेन बन गया है। और क्या बन गया है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, और हमारे पास कोऑर्डिनेट z इंट्रोड्यूस हो गया इसमें। ठीक है, अब हम आते हैं प्लेन की इक्वेशंस पे। हम यहाँ पे प्लेन को दोनों फॉर्म में पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। पहले हम वेक्टर फॉर्म में कंप्लीट करेंगे और फिर उसकी हेल्प से कार्टेशियन फॉर्म इजीली निकल जाएगा। और वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो आपको इजी समझ में आ जाएगा कि वेक्टर से हम प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं, सपोज मेरे पास ये प्लेन है। ठीक है, अब अच्छा एक और चीज, जैसे हम प्लेन की बात करेंगे या वेक्टर की बात करते हैं जब भी हम, तो वेक्टर में हमेशा एक पोजीशन वेक्टर होता है जो होता है आर, जिसे हम क्या कहते हैं, आर। कोई भी पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम आर से डिनोट करते हैं, और वो आर क्या होता है, एक्स आई वाई जेड जेड के। तो हमेशा जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या थ्योरम डिराइव करेंगे तो हमेशा एक पॉइंट पी का ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इंट्रोड्यूस होगा, वो होगा आर, किसी पी का कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब मैं बोल रही हूं कि जो मेरे पास प्लेन है वो क्या है, कि अगर इस सरफेस के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले रखा है P, एक पॉइंट और ले लिया A। ठीक है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है n वेक्टर, यानी कि अगर हमें एक प्लेन दे रखा है, जैसे ये बोर्ड है और इसके परपेंडिकुलर ये n वेक्टर आ रहा है, तो जो n वेक्टर है ये इसका अभिलंब होता है, नॉर्मल होता है। तो हम फाइंड कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू A and normal to n vector of some vector। हम यहाँ पे प्लेन की 4 टाइप से इक्वेशन निकालेंगे, 3 तो बिल्कुल सिंपल और चौथी भी इजी है। तो पहली इक्वेशन कैसे निकाल रहे हैं हम, कि हमारे पास प्लेन की इक्वेशन निकाले जिसमें वो एक पॉइंट से पास हो रहा है और एक वेक्टर के नॉर्मल है। तो मैंने क्या कहा, एक पॉइंट से पास हो रहा है तो मैंने प्लेन में एक पॉइंट ले लिया। अब ये पॉइंट ले लिया, एक वेक्टर के नॉर्मल है तो मैंने नॉर्मल, देखो अब इसमें नॉर्मल को मैं ऐसे तो बना नहीं सकती हूँ, तो जब भी हम नॉर्मल बनाएंगे ना तो हमेशा उसको इस डायरेक्शन बना देंगे कि हाँ ये जो n है ये क्या है, नॉर्मल है। तो मैं बस a की बात कर ली मैंने, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू a एंड नॉर्मल टू n। अब मैंने क्या कहा था, बाय डिफॉल्ट p तो आएगा ही आएगा, वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर r। तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर तो इन दोनों को मिलाने वाला जो वेक्टर है मेरे पास pa, तो मैंने क्या कहा कि एक P जो है वो R वेक्टर है, वो हमेशा लेना ही है। अब मेरे पास इसने कहा कि A से पास होता है और N के नॉर्मल है, तो मैंने क्या किया, PA वेक्टर एक बना लिया। ठीक है, इसके पोजीशन वेक्टर A का पोजीशन वेक्टर A हो गया। अब ये जो PA वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू N, यानी कि AP डॉट N कैप क्या होगा, 0। N वेक्टर क्या होगा, 0। कैसे, हमने वेक्टर में पढ़ा है यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, AP भी वेक्टर है और n भी क्या है, एक वेक्टर है, तो उन दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, 0। अब अगर AP की वैल्यू निकाले हम तो r वेक्टर r माइनस a डॉट n कैप इज इक्वल टू 0।
मैंने बताया था कि हमारे पास यदि किसी के पॉइंट के इस पोजीशन वेक्टर गिवन है, जैसे ए और बी, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका बी है, और अगर मुझे ए बी निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, बी माइनस ए करके। ये हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि जब भी आपको किसी लाइन का या किसी का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो आप क्या करते हैं, ए बी है तो बी वाले पोजीशन वेक्टर में से ए वाला पोजीशन वेक्टर घटा देते हैं। तो हमारे पास ए पी डॉट एन क्या हो गया, 0। यहाँ सिंपल मैथ्स लगाई हमने कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, आपको इसको रटना नहीं है। हमने कहा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, तो एक पॉइंट ए ले लिया, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, नॉर्मल ले लिया, और मैंने कहा पी तो बाय डिफॉल्ट लेना ही है। मेरे पास ए और पी के कोऑर्डिनेट है, मैंने ए पी निकाल लिया, डॉट एन किया, इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई हमारे पास, ये रही r माइनस ए डॉट एन के। अब अगर मैं कहूं इसका कार्टेशियन फॉर्म बनाइए, कार्टेशियन फॉर्म क्या, कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल टू एनी वेक्टर। ये हमें कार्टेशियन में जरूरत नहीं है, हमें कार्टेशियन में क्या जरूरत है, ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास हो रही है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, देखिए r माइनस ए, तो r क्या बताया मैंने, एक्स आई वाई जेड जेड कैप, ए मेरे पास क्या हो गया, x1i y1j z1k, और n वेक्टर इसे जनरली a1i ai bj और c के ले लिया। देखो r तो हमेशा x1 y1 z1 लेंगे, हम कोई पॉइंट जो बोलते हैं इस पॉइंट से पास हो रही है उसे हमेशा क्या एज्यूम करते हैं, x1 y1 z1, तो पॉइंट a क्या हो गया, x1 y1 और z1, और नॉर्मल को अधिकतर आप ध्यान रखेंगे कि a b c से हम डिनोट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन में जो a b और c होता है ये क्या होता है, नॉर्मल के, हमारे पास जो नॉर्मल होता है उसके दिक् अनुपात होते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये अभी आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो कार्टेशियन फॉर्म निकाल रहे हैं हम सबसे पहले, तो r माइनस ए यानी एक्स आई वाई जेड जेड के माइनस x1i y1j z1k bj ck इज इक्वल टू 0। तो x5 में से x1i गया तो x माइनस x1 i का डॉट i से करेंगे तो a प्लस y माइनस y1 b प्लस z माइनस z1 c इज इक्वल टू 0। ये हमने वेक्टर में अच्छे से सॉल्व किया, इसलिए मैंने इसको फटाफट शॉर्ट नोटिस पे कर दिया क्योंकि हमें टॉपिक कंप्लीट करना है पूरा। तो देखिए r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस z c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको एक पॉइंट दे दिया उसने कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू 2 3 एंड 4। ठीक है, आपको एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी जो 2 3 4 से पास होता है, तो हमारे पास 2 3 और 4 यानी x1 y1 z1 की वैल्यू 2 3 4 गिवन है, और abc के लिए कोई ना कोई कंडीशन देगा जिसके थ्रू हम क्या निकाल लेंगे abc की। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में हमें कौन सी वैल्यू में क्या पुट करना है, x1 y1 z1 आर द पॉइंट फ्रॉम विच द इक्वेशन इज पासिंग थ्रू एंड abc आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म हो गई किसकी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ वेक्टर। अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की, ये इंपॉर्टेंट है, अब जो दूसरी करने वाले हैं हम वो भी, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है लेकिन अब आपको मैं इसमें जो कंसेप्ट बता रही हूँ उसे ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, सेकंड है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन में क्या है, देखिए जो हमने पहली इक्वेशन देखी अभी जो करी है उसमें हमारे पास है r माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, और अगर इसको देखें तो r डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू a डॉट एन वेक्टर। ठीक है, यहां पे जो ये n है दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन इज अ वेक्टर, ये वेक्टर है, n क्या है, वेक्टर है, क्योंकि अभी हम यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे, तो जो नॉर्मल फॉर्म है वो यूनिट वेक्टर के मतलब की है। तो ध्यान रखना ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, इसमें आपके पास क्या होगा कि एक तो ओरिजिन की बात करेगा और एक ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात करेगा कि आपके पास कोई ओरिजिन है O, वहां से किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D, मींस ON मुझे D गिवन है और वही बाय डिफॉल्ट मुझे क्या लेना है, पॉइंट R।
देखो यहाँ पे मैं ए की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें यहाँ पे ऐसी बात नहीं होगी कि फाइंड द इक्वेशन विच पासेस थ्रू अ पॉइंट ए, ऐसा नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास एक बात होगी कि एक ओरिजिन है O, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ n इज d। अब O से d का ये वेक्टर क्या होता है, हमारे पास r वेक्टर होता है। ये हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं हम कि पोजीशन वेक्टर ऑफ r इज डायरेक्टेड फ्रॉम O टू P, ठीक है। अब ये हमारे पास OP आ गया, ये आ गया। अब ये हमने इसको मिला दिया। अब हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कि इक्वेशन बनाने के लिए जैसे यहाँ पे था कि एक पॉइंट से पास हो रहा है, एक वेक्टर के नॉर्मल है, तो हमने उस पॉइंट का वेक्टर और नॉर्मल का डॉट लेके जीरो कर दिया। हम यहाँ पे वही करेंगे, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ना तो ये वेक्टर पता है मुझे, सिर्फ मुझे OP वेक्टर पता है, PN वेक्टर मुझे नहीं पता है कि भाई मैं PN को परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर है उसे डॉट करके जीरो कर दूं। तो मेरे पास PN मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब ये ON की भी मुझे क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम दी ओरिजिन पता है। तो मैंने क्या किया, इसको n कैप से इंटू कर दिया, तो अभी क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। ON क्या बन जाएगा मेरे पास, वेक्टर बन जाएगा। कैसे, जो n कैप की डायरेक्शन में है, और n कैप क्या है मेरे पास, n कैप वही नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन वेयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द origin on plane is given D and OP is R vector। तो अब हमको क्या करना है, जो DN है ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया मेरे लिए। नॉर्मल कैसे हो गया, D तो लेंथ हो गई और N क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई। तो ये DN क्या बन गया मेरे लिए, नॉर्मल, ठीक है। अब इसका डॉट मैं किसके साथ करूंगी तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। किसके साथ करूंगी, अगर मैं इस PN वेक्टर के साथ करूंगी, PN या NP वेक्टर जो भी है। अब दिक्कत कहां आ रही है, NP वेक्टर निकालने में। जैसे कि हमने जो इस वाली इक्वेशन को डिराइव किया था, उसमें मेरे पास P यहाँ पे था R, A यहाँ पे था A वेक्टर, तो मैं इजीली ये वेक्टर निकाल लिया था। क्यों, क्योंकि मेरे पास इसका भी पोजीशन वेक्टर था और इसका भी पोजीशन वेक्टर था, माइनस करके निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे हमें n का पोजीशन वेक्टर नहीं गिवन है, सिर्फ ये पता है कि n की O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है। इट मींस मेरे पास NP नहीं है, लेकिन मैं एक ट्रायंगल बनता हुआ देख रही हूं जहां पे ये क्या है R, ये क्या है D, और हम NP इजीली निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम दिस डायग्राम NP इज इक्वल टू R माइनस DN कैप डॉट DN कैप इज इक्वल टू 0। अब डॉट करेंगे तो R डॉट DN कैप माइनस D स्क्वायर N कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन N कैप का स्क्वायर, N कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, स्क्वायर क्या हो गया 1 और D कॉमन ले लिया थ्रू आउट, तो R डॉट N कैप माइनस D इज इक्वल टू 0। D तो 0 होने से रहा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, तो R डॉट N कैप इज इक्वल टू D। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, R डॉट N कैप इज इक्वल टू D। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, अब जो लाइन बोल रही हूँ उसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन है, अगर आपको बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू अ पॉइंट A एंड परपेंडिकुलर टू अ नॉर्मल वेक्टर, और ये इक्वेशन है जिसमें गिवन है that the perpendicular distance from the origin to any point on surface and n cap is a normal unit vector। यहाँ पे ध्यान क्या देना है, अगर हमारे पास ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है तो ये जो D आ रहा है ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर ये n कैप नहीं है, सिर्फ n है, तो ये जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अगर ये आपसे पूछेगा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन एक श्योर होना चाहिए, n कैप होना चाहिए, यानी कि वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। इसको क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लेके फिर इसको डिराइव क्या सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन दे रखी है मुझे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे
देखो तो ये रहा आर, ये रहा एन और ये रहा डी। अब ये जो एन है, क्या ये एन कैप है? एन कैप के लिए क्या जरूरी है कि मॉडुलस ऑफ एन इज 1, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस क्या होता है? 1 होता है, वो यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ मॉडुलस 1 दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, यानी कि एन वेक्टर गिवन है 2y + 3j - k। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है? इसमें अगर पूछे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम दी ओरिजिन। अब देखो यहाँ पे ओरिजिन वर्ड यूज में ले रहा है, तो इसका मतलब ये 5 ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन से डिस्टेंस होती कब? जब ये एन कैप होता। अब इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? एन कैप। जैसे ही एन कैप बन जाएगा, ये अपने आप क्या हो जाएगी? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो एन कैप बनाने के लिए क्या करना होता है? जो भी वेक्टर है उसमें उसके मॉडुलस का भाग दे देते हैं। मींस हमने बताया एन कैप इज व्हाट? वेक्टर एन अपॉन मॉडुलस ऑफ एन। तो हमने क्या किया? r डॉट 2y + 3j - k अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + -1 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 अपॉन ये क्या बन गया मेरे पास? 2y + 3j - k अपॉन 4 + 9 + 1 10 14 बन गया रूट 14 इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट 14। नाउ दिस इज एन कैप। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो हमारे पास क्वेश्चन आपको समझ में आया कि जैसे देखने में लगता है कि r डॉट n इज इक्वल टू डी क्या फॉर्म है, इसका मतलब हमारे पास ये d क्या हो गया? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो गया। नहीं, ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कब होगा? जब ये क्या होगा आपके पास? n कैप होगा। ठीक है, अच्छा इसी में क्वेश्चन ये पूछ सकता था, जैसे एक तो ये क्वेश्चन पूछा, इसी में क्वेश्चन अगर ये पूछ लेता फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसमें क्या पूछा था मेरे से कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालिए। तो आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन सा हो गया? ये हमारा आंसर होता। क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉर्मल वेक्टर तो 2y + 3j - k है, लेकिन ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर तो नहीं है ना। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर बनाने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या होता है? n कैप इज इक्वल टू वेक्टर n अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ n। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, किस पे? सेकेंड कंडीशन पे। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्लेन की, सॉरी थर्ड इक्वेशन प्लेन की। उसमें क्या बात करेंगे? अच्छा अभी इसकी कार्टेशियन फॉर्म बाकी है, पहले कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म हमें पढ़नी है। अच्छा, अब r डॉट n कैप इज इक्वल टू डी है, और हम क्या कह रहे हैं? नॉर्मल फॉर्म में हमें बात करनी है। तो नॉर्मल फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म होती है lx + my + nz इज इक्वल टू डी। अब यहाँ पे x y z क्या है? r हो गया। r क्या होता है? xi yz zk। और lmn क्या हो गया? n कैप हो गया। li mj और lmn zk। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई? r डॉट n कैप इज इक्वल टू डी। अब यहाँ ध्यान रखना, ये जो एल एम एन है, दे आर डायरेक्शन कोसाइन। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का ही एडिशन क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, एल एम एन क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन होंगे, और एन कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। तो हमारे पास ये जो फॉर्म दे रखी थी, इससे मैंने क्या किया? आर की जगह ये वैल्यू रखी, एक्स आई वाई जेड जेड के, डॉट एन कैप की जगह क्या रखा? एल आई एम जे एन के इज इक्वल टू डी। तो ऑटोमेटिकली वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? ये वाली। तो हमने क्या देखा? प्लेन को पासिंग थ्रू इक्वेशन, कार्टेशियन एंड वेक्टर, नॉर्मल फॉर्म, कार्टेशियन एंड वेक्टर। अब आते हैं हम थर्ड टाइप पे, वो है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन। तो लेट ए बी एंड सी बी 3 पॉइंट्स फ्रॉम विच द इक्वेशन पासेस थ्रू। तो हमने क्या किया? ये प्लेन लिया, इसमें ए बी सी 3 पॉइंट ले लिए। मैंने क्या कहा? थर्ड टाइप क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 points।
ए बी एंड सी, 3 पॉइंट से पास हो रही है। फिर देखिए हम वेक्टर फॉर्म पहले पढ़ रहे हैं, फिर से कार्टेशियन निकाल रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे तो हमेशा ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका सी और इसका बी और सी हो गया। और एक वही मैंने कौन सा बताया था, पी तो लेना ही है बाय डिफॉल्ट, ले लिया हमने पी। एक हमेशा बाय डिफॉल्ट प्लेन की बात करेंगे तो नॉर्मल की बात करेंगे कि इसका नॉर्मल वेक्टर कौन है, एन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एन का रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एन को काम में लिए बिना भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं या इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, मेरे पास 3 पॉइंट है और एक मैंने पी और ले लिया, 4 पॉइंट हो गए। अब मैं अगर देखूं एपी, एबी और एसी, ये तीनों के तीनों अगर मैंने कोप्लेनर प्रूव कर दिए, क्या कहा मैंने, ये तीनों के तीनों अगर मैंने क्या कर दिए, कोप्लेनर प्रूव कर दिए, यानी कि किसकी इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन है। तो इक्वेशन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स एंड पी इज पोजीशन वेक्टर, तो हमने क्या कहा कि इनको कोप्लेनर प्रूफ करेंगे, मतलब कि इफ वेक्टर एपी, एबी एंड एसी, हमने वेक्टर में भी पढ़ा है कि अगर आपको 4 वेक्टर दे रखे हो तो उनको कोप्लेनर कैसे प्रूव करते हैं, हम एपी, एबी, एसी जिसमें से एक वेक्टर को हमें स्ट्रिक्टली फिक्स रखना है कि एपी, एबी एंड एसी आर कोप्लेनर। तो एपी क्या है, पी का पोजीशन वेक्टर आर, ए का ए, एबी क्या है, बी का क्या है, बी माइनस ए, और एसी क्या है, सी माइनस ए। तो ये मेरे पास तीनों वेक्टर आ गए, एपी, एबी और एसी। अब इन्हें क्या बताना मुझे, कोप्लेनर। कोप्लेनर की कंडीशन पढ़ी हमने, आर माइनस ए, बी माइनस ए और सी माइनस ए, ये क्या होना चाहिए, 0। हमने पढ़ा है ना ट्रिपल प्रोडक्ट में कि ए बी सी इज इक्वल टू 0, जो होता है ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कहते हैं, ये कोप्लेनर है। वही की वही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि r माइनस ए, b माइनस ए एंड c माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो हम क्या प्रूव कर देंगे, इनको कोप्लेनर, और कोप्लेनर प्रूव करते किसकी इक्वेशन निकल जाएगी हमारे पास, प्लेन की। कौन से प्लेन की, अ प्लेन विच पासेस थ्रू 3 पॉइंट इन सरफेस। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए क्या किया मैंने, r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, ये वाली डेफिनेशन लगा दी। अभी मैंने बहुत बार सॉल्व किया है, इसलिए मैं बहुत फटाफट सॉल्व कर रही हूँ। r माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस माइनस ए, तो बी माइनस बी क्रॉस ए आएगा तो मैंने प्लस कर दिया और ए क्रॉस बी कर दिया, माइनस ए क्रॉस सी, माइनस आएगा तो मैंने प्लस कर दिया और सी क्रॉस ए कर दिया, इज इक्वल टू 0। अभी r के साथ डॉट होगा, r डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, प्लस r डॉट ए क्रॉस बी प्लस r डॉट सी क्रॉस ए माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी। अब a डॉट बी क्रॉस सी तो आएगा, लेकिन a डॉट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0। मैंने बताया था इसमें अगर दो वेक्टर एक जैसे हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। a डॉट सी क्रॉस ए भी क्या हो जाएगा, 0। क्या लिख देती हूँ मैं, जैसे ये हो गया माइनस ए डॉट ए क्रॉस बी और माइनस ए डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। तो देखिए r डॉट बी क्रॉस सी, r डॉट बी क्रॉस सी क्या बन गया, आर बी सी, प्लस r डॉट ए क्रॉस बी क्या बन गया, आर ए बी, प्लस r डॉट सी क्रॉस ए क्या बन गया, आर सी ए। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जो हम पढ़ चुके हैं, जो ये है, और माइनस ए बी सी। अब ये क्या हो गया, 0, क्योंकि दो एक जैसे आ गए, ये भी क्या हो गया, 0, दो एक जैसे आ गए, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या हो गई, आर बी सी, आर ए बी, आर सी ए इज इक्वल टू ए बी सी। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, किसकी, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट। और मैंने बता दिया आपको, हमने पहला जो इक्वेशन निकाला था उसमें हमने एक पॉइंट लिया था, एक पॉइंट हमारा पोजीशन वेक्टर था, तो मेरे पास वेक्टर बन गया, परपेंडिकुलर टू एन कर दिया, डॉट 0। दूसरे में मेरे पास एक पॉइंट था जो मैं पी लेती हूँ, एक पॉइंट एन दिया था, लेकिन उस एन का मेरे पास पोजीशन वेक्टर नहीं था, इसलिए मैं एन ए में एन माइनस ए करके नहीं निकाल पाई थी। तो मैंने वहां पे क्या कंडीशन अप्लाई की थी, जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी। फिर तीसरा क्या है हमारे पास कि 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन, तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमने ये निकाली। अब हम क्या बात करेंगे इसके कार्टेशियन फॉर्म की, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट।
जैसे ये 3 पॉइंट है ए बी और सी, इनसे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन अगर मुझे निकालनी है कैसे, कार्टेशियन फॉर्म में, तो जैसे मैंने क्या बताया था, r माइनस ए, हमने कहा था ए पी ए बी एंड ए सी आर कोप्लेनर। हम इसी को काम में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ए पी क्या था मेरे पास, पी का था r माइनस ए बी था b माइनस ए और ए सी था c माइनस ए। अब अगर हम इसको देखें, r माइनस ए, b माइनस ए और c माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास मॉडुलस फॉर्म में भी आ सकता है, r माइनस ए, b माइनस ए, c माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, r माइनस ए, r क्या है, एक्स आई वाई जेड जेड के, ठीक है, और a क्या है, a है मेरे पास सपोज x1i y1j z1k। मैंने क्या कहा था, हम वेक्टर की फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर में मेरे पास जो a b c है इनके पोजीशन वेक्टर a b c मानेंगे, लेकिन जब हम कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ेंगे तो a b c जो है इनके कोई ना कोई कार्टेशियन फॉर्म के कोऑर्डिनेट होंगे। तो जैसे a जो है, a की अगर मैं बात करूं तो a क्या हो गया मेरे पास, x1i y1j और z1k, ये कार्टेशियन फॉर्म है। b की बात करूं और c की बात करूं, ये हो गया मेरे पास x2i y2j z2k, और ये हो गया x3i y3kj और z3k। तो ये मेरे पास क्या हो गया, abc किस फॉर्म में, x1 y1 और z1 की फॉर्म में। तो हमने ये जो r माइनस ए है और r के पोजीशन वेक्टर क्या बताया हुआ है मैंने, xi yz और zk। तो अब हम क्या करेंगे, r माइनस ए यानी r में से a माइनस किया तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। फिर क्या आएगा, b माइनस ए, b माइनस b में क्या आ जाएगा, b माइनस ए में आ जाएगा, b के वेक्टर है x2, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और तीसरा आ जाएगा c माइनस ए यानी x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया मेरे पास, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब जब मुझे जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 की फॉर्म में गिवन हो तो मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगी। ये मैंने बहुत जल्दी बता दिया, ध्यान से देखेंगे, फिर से सुनो। यदि हमारे पास तीन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, अगर वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो एबीसी को हमने ए बी और सी पोजीशन वेक्टर दे दिए और फिर उनको कोप्लेनर प्रूव करेंगे। अगर हमें इसी कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है, सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि ए बी सी की वैल्यू क्या है इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ए मैंने क्या मान लिया, वेक्टर, बी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर और आर वेक्टर बाय डिफॉल्ट एक्स आई वाई जेड और जेड के होता ही है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आर ए माइनस बी, आर माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस ए इक्वल्स टू 0, आर माइनस ए, तो आर में से क्या माइनस किया हमने, ए, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। फिर मुझे क्या चाहिए, b माइनस ए, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। फिर मुझे क्या चाहिए, c माइनस ए, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। तो ये मेरे पास आ गई कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब इसकी लास्ट है जो मैं बता रही हूँ, उसके बाद हम इसके एंगल और कंडीशंस को पढ़ेंगे। फोर्थ है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू एनी टू वेक्टर। अब देखो यहां पे भी क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है वैसे बनाएंगे हम। पासिंग थ्रू ए, एक पॉइंट ए से पास हो रही है, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले लिया, ए। बाय डिफॉल्ट पी तो क्या मानूंगी मैं, आर वेक्टर। तो ये ए से पास हो रही है और क्या कोई भी दो वेक्टर हैं बी और सी, उनके क्या है, पैरेलल है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड इज पैरेलल टू एनी टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के पैरेलल है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास पी ए निकल जाएगा आराम से, क्यों, क्योंकि पी का पोजीशन वेक्टर मुझे पता है आर, और पासिंग थ्रू अ पॉइंट मतलब मुझे ए का पोजीशन वेक्टर भी पता है ए। इसका मतलब अगर मुझे नॉर्मल मिल जाए, मुझे अगर नॉर्मल मिल जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ, पी ए पी
डॉट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू 0 की कंडीशन लगा सकती हूँ, लेकिन मुझे इस पूरे लाइन में कहीं भी नॉर्मल वर्ड काम में नहीं आया है। भाई इसे कहीं भी नहीं बोला कि जिसका कोई नॉर्मल वेक्टर है, लेकिन इसने एक बात बोली कि जो बी और सी के क्या है, पैरेलल है। यानी कि अगर कोई वेक्टर बी है उसका क्रॉस ले लूं मैं सी से, तो जो बी क्रॉस सी होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन वेयर बी एंड सी कंटेन। यानी कि मेरे पास जो बी और सी को कंटेन है उसके परपेंडिकुलर बी क्रॉस सी होता है। यानी कि जो एन कैप है ये क्या हो गया, बी क्रॉस सी। फिर से सुनना, हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था बी और सी अगर दो वेक्टर है और उनका क्रॉस लिया जाता है तो उसके जो रिजल्ट आएगा बी क्रॉस सी दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेयर बी एंड सी एग्जिस्ट। तो वो बी और सी के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि बी और सी का क्रॉस अगर मैं लूं तो वो क्या हो जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेन बी और सी के क्या है, पैरेलल है। इसीलिए अगर एपी डॉट एन वेक्टर लेती हूं मैं, तो एपी डॉट एन की जगह क्या लूंगी मैं, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, और एपी वही आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, अप्लाइंग आर डॉट बी क्रॉस सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, so that is RBC is equals to ABC। तो ये मेरे पास क्या होगी, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट A एंड पैरेलल टू एनी टू वेक्टर B एंड C। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू।